नमस्कार। मैंने अपनी पहली वीडियो जो पिछले दिनों छोड़ी थी और आप सबने पसंद की, मेरा उत्साह बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और उसमें मैंने जो बात कही थी कि वार इज नॉकिंग अवर डोर, इट्स नॉट जस्ट नॉकिंग, इट्स ऑलरेडी इन। कश्मीर में तो चल ही रहा था। अब आपने कल परसों देखा कि हमारे एक कर्नल साहब और एक मेजर और 3 जवान और एक पुलिस का जवान शहीद हो गए। और वो रेस्क्यू करने के लिए गए थे जो टेररिस्ट घर में घुस के उस घर वालों को किडनैप किए बैठे थे। उन्होंने अपनी जान गंवाई लेकिन उनको बचाया और दे किल्ड द टेररिस्ट। अब आप डिफरेंस देखिए इजराइल और इंडिया में। यही घर वेस्ट बैंक में कोई होता और यही सिचुएशन होती तो इजरायली टैंक लगा के बम। ये है डिफरेंस इंडियन आर्मी का। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? आप 70 साल से यही कर रहे हैं, इनको बचाइए, उनको खिलाइए, उनको संभालिए। ये कुछ नहीं है। ये जो वार ग्राउंड पे लड़ने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और जो हमारे अंदर ये जो उनके प्रॉक्सीज, ये लेफ्टिस्ट और ये इस्लामिस्ट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी शुरू है। ये शाहीन बाग में थी, ये जाफराबाद में थी, ये जामिया में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, पता नहीं कहाँ कहाँ, भोपाल में, ये बम्बई में भी, हैदराबाद, कलकत्ता। ये क्यों है? ये अनरेस्ट पैदा करने के लिए है। आप पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मीडिया देखिए तो वो बार बार यही कह रहे हैं, अरे साहब बस हिंदुस्तान में तो ये अनरेस्ट होगी और बस टूटने के लिए तैयार है, फलाना है, ठिकाना है, और अपना नहीं देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके कारण है। इसके कारण ये आज के नहीं है, ये मोदी के आने के नहीं है, और ये 370 नहीं है, ये सीए ही नहीं है। ये तो 15 अगस्त 1947 से शुरू है, और शुरू हुआ ये 1857 से है। हम लोगों के यहाँ तो जब हम पढ़ाई शुरू किए तो कोई हिस्ट्री पढ़ने जाता था तो उसके ऊपर दूसरे लोग हंसते थे, यार यार हिस्ट्री भी कोई सब्जेक्ट होता है? आप अपनी हिस्ट्री नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। आपके सामने जो चीजें आती हैं वो आपके लिए नई होती हैं, वो नई नहीं होती हैं। वो सब घटनाएं जो घट रही होती हैं उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, और भारत का तो कारण है ही है, साफ साफ है, आपके सामने है। 1947 में पाकिस्तान बना, क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, अब इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, तो इसकी वजह क्या है? एक्चुअली देखिए, आप हिस्ट्री में जाएं तो गोरी से गजनी से लेके और बहादुर शाह जफर तक। अब मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ी है। अब आप भी पढ़ें, एक एक बादशाह की एक एक की उठाइए, पढ़ते जाइए क्या क्या किए। चोर लुटेरे डकैत रेपिस्ट हैं, स्लेव बना के ले जाने वाले हैं। तो अब इनकी लंबी कहानी उतनी कथा करने के बजाय आप आइए शॉर्टेस्ट 1857 से। 1857 बहादुर शाह जफर की दाढ़ी पकड़ के अंग्रेज निकाल के ले गए रंगून, और उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कह सकते हैं आप, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो तीनों चीज कहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम भी था, वो गदर भी था, और वो म्यूटनी भी थी, वो विद्रोह भी था। आप जिसके पल्ले में जो डालना चाहते हैं आप डालें। विद्रोह सिपाहियों के लिए था, स्वतंत्रता संग्राम आप कह सकते हैं कि झांसी की रानी और ये इनके लिए था, जबकि वो सब पेंशनों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फ्लेवर था कि अब हम ये बाहर से आए हैं अंग्रेज, ये कौन होते हैं हमको पेंशन देने वाले? तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि वो एक आज़ादी थी। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या था? मुसलमानों के लिए जिहाद था। और जिहाद किसके खिलाफ लड़ा जाता है? गैर मुस्लिम के खिलाफ, और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और अगर वो जिहाद सक्सेस हो जाता तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान या जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले थे, वो बहादुर शाह जफर ही बनता। ये रीइंस्टेट करना चाहते थे मुगलों को। तो अगर आप ईमानदारी से देखिए तो हिंदुस्तान के हिंदू जो 800 साल से
इनकी चक्की में पिस रहे थे, उनके लिए ये बात क्या माने रखती है कि बहादुर शाह जफर बादशाह रहे या अंग्रेज आ जाए। एक तरफ नागनाथ है, एक ना सांपनाथ है, तो जो जिसके ऊपर हावी हो गया, अंग्रेज आ गए। अब वो 7 समंदर पार से आए थे, वो उन्होंने जब वो आगे बैठे तो वो अपनी पॉलिसीज लगाए, जैसे ये अपनी पॉलिसी। तो फर्क इतना था कि वो यहाँ की आबादी को ये चॉइस नहीं दे रहे थे कि क्रिश्चियन बनो या ये टैक्स दो। उन्होंने बराबर बराबर सब पे टैक्स लगाया, जो चीर फाड़ करनी थी की। वो बताते हैं डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड तो हम पहले से ही थे, रूल सिर्फ नया आया था। तो सिर्फ उनको कहना है कि साहब मुसलमानों से हिंदुओं को दूर कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो पहले कौन से घी शक्कर थे? पहले भी वही बात थी, अगर इतने घी शक्कर होते तो मराठे क्यों इनके खिलाफ लड़ते, सिख क्यों लड़ते, ये जाट क्यों लड़ते? अगर इतनी ही घी शक्कर थे। कोई घी और शक्कर नहीं था। ये पूरी ब्रूटली रूल किए हैं, और पूरी जितनी कचरा एक एक बादशाह 800 बेगमें, लौंडियां, गुलाम अफ्रीका तक से लाते थे, जिनके टेस्टिकल निकाल करके ये गार्ड बना के खड़ा करते थे हरम पे। तो कोई बहुत ग्लोरी व्लोरी नहीं है। तो 1857 में जब निपट गए, तो यही गंगी जमुनी तहजीब में से यही बरेली, रामपुर, इधर उधर दिल्ली के जितने मस्जिदों के बड़े बड़े मुल्ला मौलाना थे, ये जिहाद डिक्लेयर किए थे। तो इन सबको पकड़ के वो पेड़ पे टांग दिए। तो ये कहते हैं हम शहादत दिए हैं। अरे यार, तुम अपने लिए दिए हो, हमारे लिए नहीं दिए हो। तो मुल्ले मौलानाओं की शॉर्टेज हो गई। जब अंग्रेज आए, बैठे टिक गए दिल्ली में, तब आपको पता होगा, ये मौलाना आजाद के बाप को मक्का से भेजा गया, ये बंगाल में आए कि हिंदुस्तान में दोबारा इस्लामी रूल कैसे लाना है और मदरसों को नए सिरे से कैसे खोलना है। तब तक अंग्रेज पूरा सेटल हो गए थे, उनको भी समझ में आ गई कि ये दो ग्रुप हैं, दोनों को बैलेंस रख के चलना है, तो ये देवबंद खुलवा दिए। तो अभी मुल्लों की बहार फिर शुरू हो गई। लेकिन ये मुल्ले हैं कौन? ये मौलवी, सोकल्ड उलेमा और ये इल्मी, यही बात आपको समझनी होगी। इसी में आज की बीमारी यहीं छुपी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, ये खुद कहते हैं। और इनका जो पर्सनल लॉ बनाया गया, उसमें ये अपने आप को खुद अरबी निजात मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपको डिस्टिंक्शन करनी है। ये जब भी इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान आके बैठते हैं, तो वो इंडिया को इंडियन या जस्ट हिंदू कह के नहीं बुलाते, ब्राह्मण कह के गाली देते हैं। ब्राह्मण और बनिया, ये दो शब्द ये यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, मैं इसके बारे में आपको फिर बात करता हूँ। तो बेसिकली ये तो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करके ये फिंगर पॉइंट करते हैं। ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, दलित, ये वो दलित को ये अपने साथ मिलाते हैं। जबकि जितने दलित मुसलमान बने हैं, उनके यहाँ झांकने भी नहीं जाते हैं, ना उनके साथ बैठते हैं, ना उनको शादी में बुलाते हैं, ना उनकी मस्जिदें अलग, इनकी मस्जिदें अलग। बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है दलित मुस्लिम की, चेक करके देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लेकिन आप जब बात करते हैं या ये अपनी बात करते हैं, तो मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। उम्मा यानी सब कुछ ढक गया वो अम्मा के नीचे। और ये कहीं भी आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करने देते हैं कि कौन कौन कौन। लेकिन सीधी सीधी लकीर है इंडियन मुस्लिम एंड नॉन इंडियन मुस्लिम। और इसका इशारा अभी कल परसों के शो में जावेद अख्तर दिए। वो एथियस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। ये कम्युनिस्ट भी वोट डाले थे 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए, गलतफहमी मत रहिएगा। ये खिलजी साहब कह रहे थे, खिलजी ने मंगोलों को रोक दिया, नहीं तो आके हिंदुस्तान को तबाह। मंगोल उस किसी भी स्टेट को तबाह नहीं करते थे जो उनके भेजे हुए एम्बेसडर को अटेंड करता था। वो सिर्फ उस स्टेट को तबाह करते थे जहां उसके भेजे हुए मैसेंजर को, इनके मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ये अपना मैसेंजर बगदाद भेजे, पहले बुखारा भेजे, उन्होंने गर्दन काट दी उसकी मैसेंजर की, तो तबाह कर दिए ये समरगंद बुखारा। और फिर उन्होंने अपना मैसेंजर यहाँ हेरात में भेजा, उसने भी वही किया जो ये करते थे।
आदतें बिगड़ी हुई थी कि अरे यार हम लोगों पे, तब आके हेरात को तबाह किया, अभी बगदाद भेजे तो वहाँ खलीफा साहब बड़े बैठे थे, अरे यार ये सब कौन जंगली चले आ रहे हैं, वो भी वही व्यवहार किए तो बगदाद का फिर जो हाल किए वो। तो भाई इंडिया में आते तो क्या करते, वो मंगोल की कॉपी तो पहले खिलजी खुद ही बैठा था, वो जो कुछ करना था वो कर चुका था, अरे इसको मार देते तो वही कुछ वो करते जो ये कर रहा था, तो हिंदुस्तानियों के लिए क्या फर्क है। वो मंगोलों से अगर लड़ा रुका तो वो अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लड़ा। लेकिन जावेद साहब कह रहे हैं कि आप लोग खिलजी साहब का कहीं मुजस्समा लगवाइए दिल्ली में कि मंगोलों से बचाए थे। तो ये हैं वो लोग, सारे इंस्टीट्यूशन पे सारे पढ़े लिखे वकील, डॉक्टर, एम्बेसडर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यही बनते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो इंडियन मुस्लिम है वो ना पढ़ जाए, वो सिर्फ इनका ढोर डंगर बना रहे, जैसे वो 500-700 साल से बना हुआ था। समझ रहे हैं आप। तो वो इंडियन मुस्लिम कौन है, उसमें राजपूत मुसलमान हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, बढ़ई हैं, जुलाहे हैं, तेली हैं, नाई हैं, धोबी हैं, सब तरह के, और ये सब कस्बाई हैं सिवाय जाटों और गुजरों के। जितने कस्बों में ये कहते हैं ना कि हमारी आबादी इतनी हो गई, तो वो 90% आबादी यही है, वो इंडियन मुस्लिम है। और उसको ये टायर पंचर लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कसाई या इसी काम में रखना चाहते हैं। खुद पढ़ते हैं, खुद डॉक्टर भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, लेकिन ये उनको नहीं चाहते हैं कि वो बने। और जब मुसलमानों की बात होती है तो सारे इस्लाम की बात ये करते हैं, हम सबको लपेट के रखते हैं। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, उनको अकल आ जाएगी, तो फिर इनको कौन पूछेगा। समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप भी यही कह के आइडेंटिफाई कीजिए, इंडियन मुस्लिम वर्सेस नॉन इंडियन मुस्लिम। और अबुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुए थे, वो लैंडेड इंडियन थे, ही वॉज नॉट बॉर्न इंडियन। तो उनका तो स्टेटस चेंज करना चाहिए अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका स्टेटस करना चाहिए था, ही वॉज लैंडेड, ही वॉज नॉट इंडियन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अबुल कलाम आजाद के बारे में दो बातें करने हैं। एक तो ये ही वॉज नॉट बॉर्न इंडियन, दूसरी जब 47 से पहले जब ये डिसाइड हो गया कि पार्टीशन होना है और ट्रांसफर ऑफ पावर होनी है, तो अंग्रेजों ने कहा कि इंग्लैंड से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को दे दी जाएगी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद। अब आप समझिए, पाकिस्तान बनना था, वहां के प्रेसिडेंट बनने थे, प्राइम मिनिस्टर जो भी जिन्ना साहब, इंडिया के बनने थे अबुल कलाम आजाद। तो बवाल तो यहीं फंस जाना था। तो पार्टीशन किस बात का है। तो यही एक काम महात्मा गांधी काम का करके गए मेरे हिसाब से। तो इनको समझ में आई कि ये तो पूरा गदर मच जाएगा इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कलाम साहब, आप 41 से लेकर 46 6 साल तक आप प्रेसिडेंट रहे, अब जरा छोड़िए प्रेसिडेंसी और नया इलेक्शन होने दीजिए, पावर ऑफ ट्रांसफर होनी है, जिसको लोग पसंद करेंगे उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट बनता था तो जो स्टेट यूनिट्स होती थी कांग्रेस की, उसके प्रेसिडेंट जो थे वो रिकमेंडेशन भेजते थे। पहले नाम फ्लोट कर दिया जाता था कि ये कंटेंडर हैं, तो उसमें वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया गया। तो मौलाना आजाद को तो पता था कि हमको तो कोई रिकमेंड करेगा नहीं, तो इसलिए वो पीछे हट गए, नेहरू के साथ लग गए, क्योंकि पटेल का तो उनको पता था। तो अब आप देखिए कि 14 वोट जो थे पटेल साहब के लिए और 2 नेहरू के लिए, तो पक्का हो गया कि पटेल बनेंगे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। अभी नेहरू, अब आइए जिनको ये ब्राह्मण ब्राह्मण करके बुलाते हैं, तो ये पहले दिन से इनकी चाल, इनके बाप फाइनेंस करते थे कांग्रेस को, तो अब ये जो थे क्या कहा जाए, टॉम बॉय थे, तो ये दौड़े दौड़े गए माउंटबेटन के पास कि यार क्या बवाल आप लोग कर दिए हैं, ये तो प्राइम मिनिस्ट्री तो हमको मिल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो नेहरू ने कहा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को मिलेगी ना
प्राइम मिनिस्ट्री, वो कहे हाँ, तो कहा कि हम कांग्रेस फाड़ देते हैं, आधी कांग्रेस मेरी आधी उनकी, अब मेरे वाली कांग्रेस के हम प्रेसिडेंट होंगे, तो हमको प्राइम मिनिस्ट्री दे दिए। हम बिडेन गए, यू आर अ स्मार्ट किड, या गो हेड। तो महात्मा गांधी को पता लगा कि अभी तो कांग्रेस बांटने पे आ गए, तो बढ़िया बुद्धि लगाए, तो वो बुलाए पटेल को कि देखो यार, ये जो टॉम बॉय है ये तो खत्म कर देगा कांग्रेस, तो ऐसा है कि तुम टाइम बेइंग इसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने दो, उसके बाद देखा जाएगा। तो पटेल गांधी की बहुत इज्जत करते थे, और वो स्टेट्समैन थे, नेहरू स्टेट्समैन थोड़े था यार, जोड़ तोड़ वाले वही काम आगे इनकी बिटिया की, वही आगे अभी पप्पू पिंकी किए जा रहे हैं। यही ये खानदानी होता है। ये स्टेट्समैन होना बहुत बड़ी चीज होती है। स्टेट्समैन बनने के लिए कोई अकलमंद आदमी स्टेट्समैन बनता है। अब वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो भी किसी की लिखवाई हुई है। नूरुल हक जो प्रेसिडेंट बना, वीसी बना दिए थे, पता नहीं क्या किए थे, वो लिख के तो अब पता नहीं नेहरू जी कहाँ से हिस्टोरियन बन गए, वेद तो सब पढ़ लिए जेल में बैठे हुए, डिस्कवरी लिख दिए। आई डोंट नो, बाद में फिर कभी। अब आइए मोहम्मद ये अबुल कलाम आजाद पे। अभी तो ऐसे हो गए कि जैसे घायल सांप होता है। ये नेहरू के पीछे हो गए, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, और ये जब गवर्नमेंट बनी तो एजुकेशन मिनिस्टर, और ये मदरसा ब्रांड आदमी था, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी कोई डिग्री नहीं सिवाय अरबी के। आप सोच सकते हैं कि नया मुल्क, नया देश पैदा हो रहा है, और उसका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एक मौलवी है। आप लिटरली उसको मुल्ला कह सकते हैं। अब वो आए और वो लिखवा दिए फिर हिस्ट्री। भाई हबीब जो है अलीगढ़ वाला, इसके जैसे दो चार मुल्ला को इकट्ठा किए, दो चार कम्युनिस्टों को इकट्ठा किए, सब हिस्ट्री बाहर, जाटों की, मराठों की, राजपूतों की, सिखों की, जो कुछ है सब मुगल है, मुगल ही आए, वही प्यार करना सिखाए, वही डांस करना सिखाए, वही अनारकली लाए तो वही ताजमहल लाए, और यही फलाना, वो गोल्डन पीरियड। अरे यार, गोल्डन पीरियड मुगलों के लिए था, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई गोल्डन पीरियड नहीं था। एनीवे, ये तो हो गए अबुल कलाम आजाद। अब आइए जिन्ना पे। आप सच पूछिए, आपको हैरानी होगी कि सारे सन 1900 से लेके 1947 तक अगर कोई सच बोलता था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना बोलता था, और मैं उसका बहुत बड़ा एडमायर हूँ। हाँ, इन सबसे ज्यादा, गांधी से, नेहरू से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अब पूछिए क्यों। वो एक कन्वर्टेड मुसलमान था, ना नमाज पढ़ता था, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। शाम को पैग लगाओ, पियानो बजाओ, पोलो, अरे वो गोल्फ खेलो, दो चार कुत्ते उत्ते पालो। ना मौलवियों को बुलाता था, ना उनको सटाता था। शिया मुसलमान था, इंग्लैंड में पढ़ा था, अंग्रेजी बोलता, ना उसको हिंदी आती थी, ना उर्दू, ना पंजाबी, ना कुछ लेना देना, लेकिन वो जिद का पक्का था। अब आप देखिए कि थर्ड जनरेशन कन्वर्टेड मुसलमान जो है, उसको हिंदुओं का भी पता है, उसका बाप भी बनिया था, इसीलिए गांधी उसको बहुत प्यार करता था। वो एक ही बिरादरी थी, ये था कि वो मुसलमान, जैसे यार जाट मुसलमान और जाट सिख है या जाट हिंदू है, सब एक ही गांव में एक ही बाबा दादा की होता था, उनकी दो पत्ती, वो मुसलमान हो गया कोई तो उसके मकान उधर को बना दिए। बट दे वर डीलिंग वेरी नाइसली, पीसफुली, कभी कोई किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करता था। लड़ने वाले यही हैं, ये नॉन नॉन इंडियन मुस्लिम, समझ रहे हैं आप। तो आप ये समझिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू कस्टम्स, हिंदू समाज और हिंदुओं का पता था। उसको मुसलमान होने के कारण मुसलमानों का भी पता था, और उधर से आजादी मिलने वाली थी। तो वो कितना ईमानदार था यार, वो चिल्ला रहा था, कहा तो ये रहा था कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। समझ रहे हैं आप, हमसे मतलब मुसलमान। वो हिंदुओं को कह रहा था कि ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, अगर साथ रहोगे तो वही क्लॉक तुम्हारा फिर घूम जाएगा, इसलिए इनको अलग कर दो। यानी वो एक गार्बेज बॉक्स बनाना चाहता था कि इधर एक किनारे पे इनको निकाल के बाहर कर दो, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन कोई नहीं उसकी सुना, वो एक्चुअली यार आपकी फेवर कर रहा था, और देखिए उसको कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी।
पाकिस्तान बना, अब भाई लोग झटक के बराबर कर दिए, वो एक एम्बुलेंस के अंदर पड़ा हुआ, बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वहां, उसकी एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और वो उसके अंदर मर गया। तो ये थे जिन्ना और ये थे आजाद।